अब हम बात कर लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल की। यानी कि वैसे आप सबको सर्कल का एरिया पता है, पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन इमेजिन करो यदि आपको ये फार्मूला नहीं पता, ठीक है, यानी कि आपको सर्कल का एरिया नहीं पता, हाँ, लेकिन आपको सर्कल का जो पेरीमीटर या जो सर्कमफ्रेंस बोलते हैं ना, ये आपको गिवन है। सर्कमफ्रेंस का जो फार्मूला है कितना होता है वैसे, जल्दी सोचो कितना होता है। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला था ना 2πr, ये फार्मूला आपको गिवन है, लेकिन आपको एरिया का फार्मूला नहीं पता। इमेजिन करो उस सिचुएशन में भी आप एरिया निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये थोड़ा आपको सुन के इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। अब देखते हैं इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। सर्कल के एरिया की बात करते तो आप ये बोलो कि ये जो अंदर वाला पूरा रीजन है, ये बात करो तो इस रीजन की बात कर रहा हूँ, इसी की बात कर रहा हूँ ना, इस रीजन को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब इसको थोड़ा आराम से दोबारा देखो। इमेजिन करो कि इसके अंदर मैं एक छोटा सा सर्कल लेता हूँ, ठीक है, एक छोटे से सर्कल की बात कर रहा हूँ जिसकी रेडियस स्मॉल आर है। क्या है? जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, और इस सर्कल की मैं कुछ विड्थ ले लेता हूँ, ठीक है। लेट सपोज इस सर्कल के जो विड्थ है वो डी आर है, यानी कि ये जो दो सर्कल के बीच का स्पेस है ना, इस विड्थ की बात कर रहा हूँ मैं। ये विड्थ मैं मान लेता हूँ डी आर बोले तो आर के अंदर बहुत ही छोटा सा चेंजेस, ठीक है, बहुत ही, जिसे हम बोलते हैं एलिमेंटल चेंज इन आर, बराबर है। अब क्या मैं इस छोटे से रीजन का एरिया काउंट कर सकता हूँ क्या? थोड़ा सोच के देखो। इस छोटे से रीजन को सपोज जैसा ही मैंने हाईलाइट किया है ना, उस पार्ट को मैं यहाँ से कट करके बाहर रखता हूँ, और फिर एक जगह से मैं इसे और कट करके इसको स्ट्रिप को सीधा करता हूँ, तो मेरे पास कुछ ऐसी लेंथ बनेगी। ऐसी बनेगी, यानी एक लंबी सी स्ट्रिप बनेगी, और इस स्ट्रिप की जो लेंथ होगी वो बेसिकली अंदर वाले जो सर्कल है ना उसके सर्कमफ्रेंस की इक्वल होगी, दैट इज़ 2πr। और इसकी जो इधर वाली विड्थ होगी वो dr की इक्वल होगी। क्या ये आप इमेजिन कर पा रहे हो ना? इसी पार्ट को मैंने यहाँ दोबारा बनाया है और एक जगह से कट करके सीधा किया है। ऑफकोर्स इनर और आउटर रेडियस अलग है। इनर रेडियस r होगी और आउटर रेडियस कितनी होगी? आउटर रेडियस होगी r + dr, और मैंने बोला कि dr बेसिकली एलिमेंटल चेंज है r के अंदर, यानी कि बहुत ही छोटा सा चेंजेस है, ठीक है। तो ये दोनों लेंथ, ऊपर वाली नीचे वाली, ये जो यहाँ वाला लेंथ ये वाली लेंथ ऑलमोस्ट इक्वल ही रहेगी, और ये छोटा सा मैंने एरिया, ये जो हाईलाइटेड रीजन किया ना, इस छोटे से रीजन का एरिया DA, दैट कैन बी रिटर्न एज स्ट्रिप के एरिया के इक्वल, दैट इज 2πr लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ, ठीक है। आप पास रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला था मैंने वही लगाया, लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ वाला, क्योंकि ये स्ट्रिप इसी फॉर्मेट में। समझ में आ रही बात? तो मैंने छोटे से सर्कल का एरिया पता कर लिया, यानी हाईलाइटेड रीजन का, दो सर्कल के बीच का जो एरिया ना, ये इस रीजन की बात करें, ये पता चल गया। तो ऐसे से आप इमेजिन करो कि मैं बहुत सारे ऐसे सर्कल ले रहा हूँ जिनकी विड्थ छोटी छोटी है लेकिन रेडियस वेरी कर रही है। ये तो आर रेडियस का लिया है, और इस आर को मैं 0 से लगा के कैपिटल आर तक वेरी करवा दूँ तो बहुत सारे ऐसे स्ट्रिप आएगी, और उन सबको ऐड करूँगा तो टोटल एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यदि मैं सारे ये जो एलिमेंटल एरिया है इनको ऐड करूँ, और कंटिन्यूस एडिशन के लिए अपन क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। तो मैंने दोनों साइड में इंटीग्रेशन साइन यूज़ कर दिया, दैट मीन्स इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इधर मिल जाएगा मेरे पास टोटल एरिया A, इधर के साइड में देखो 2π, ये जो एक नंबर है बाहर रहेगा, अंदर क्या बचेगा? r/dr। बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा सर लिमिट कब काम आती है कब नहीं आती है। अब आपको यहाँ लिमिट का एहसास होगा कि एग्जैक्टली लिमिट क्या होती है और लिमिट कैसे अपन फाइंड आउट करते हैं। अपन यहाँ पे मैथमेटिक्स की बात नहीं करते जहाँ लिमिट ऑलरेडी गिवन होगी। हमें फिजिक्स में सोचना पड़ेगा कि हमें इंटीग्रेशन यूज़ करना है, सब कुछ हमें यहाँ डिसाइड करना होता है, हमें लिमिट डिसाइड करनी होती है, फिर हमें ही आंसर निकालना होता है। तो अब यहाँ लिमिट के बारे में सोचो, तो हम ये सोचना है कि भाई पूरा एरिया कवर हो जाए
उसके लिए हमारा जो वेरिएबल कौन है, वो इस स्मॉल आर को अपन वेरी करेंगे। ठीक है, तो स्मॉल आर का वेरिएशन कहाँ से कहाँ करें कि पूरा एरिया कवर हो जाए। तो स्मॉल आर की वैल्यू 0 से लगा के कैपिटल आर तक जाएंगे तो पूरा एरिया कवर हो जाएगा। यहाँ आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है तो आर की लिमिट इस तरीके से रखने की पूरा एरिया आ जाए, तो 0 से लगा के कैपिटल आर। अब बताओ आर का इंटीग्रेशन आर का रेस्पेक्ट क्या होगा, दैट इज r² 2 आएगा। तो मैं इसे लिख देता हूँ 2 और ये मेरे पास r² 2। ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल आउट और हमें अब लिमिट पुट करनी है। अपर लिमिट पुट करो तो कितना आएगा r², लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, तो कितना आ गया πr² आ गया। देख लीजिए आराम से, आंसर में कोई दिक्कत है क्या? और यही वो फॉर्मूला जो आप बचपन से रटते आ रहे हो। एक बार इसे दोबारा आराम से देखिए, आप सोचिए कि कुछ पार्ट है क्या जो आपको नहीं समझ में आया। उम्मीद करते हैं आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया है। ठीक है, अब हम बात करें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर यूजिंग इंटीग्रेशन। ठीक है, अगेन कुछ लोगों को सरफेस एरिया स्फीयर का पहले से ही पता है, दैट इज़ 4πr², यानी कि हमें आंसर पता है। बट हम ये सोच रहे हैं कि सपोज हमें नहीं पता होता तो कैसे करते। और मैं ज़्यादा बढ़िया तरीके से ये बोलूँगा कि ये वो एग्जाम्पल है जो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया दे देगा कि एग्जैक्टली इंटीग्रेशन का क्या यूज़ है फिज़िक्स में। और उससे भी बढ़िया बात कि एग्जैक्टली इंटीग्रेशन यूज़ कैसे होता है। ठीक है, क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं ये समझने के लिए आने वाली फ़िज़िक्स कैसी है। ठीक है, और फिज़िक्स में हम सोचते किस नज़रिए से हैं, और जो बेसिक मैथ के नाम पे हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े वो कैसे यूज़ होते हैं हमारी फिज़िक्स के अंदर। चलो अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। आप थोड़ा सा अपना नज़रिया देखते रहिए कि भाई जो स्फीयर होता है ना, आप इमेजिन कीजिए कि एक मैं बॉल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो बॉल के ऊपर वाली जो सरफेस है ना, उसका एरिया की बात कर रहा हूँ। अब उसका एरिया तो आप कैसे निकालोगे उस पर सोचो। तो आपको ऊपर वाला एरिया काउंट करना, तो किन पार्ट ये किसी न किसी से मिलके बना होगा ना, वो एरिया कैसे बना होगा थोड़ा सोच के देखो। जब आपको ये पता लग जाए ना वो बना कैसे, तो फिर ये निकालना बहुत आसान हो जाएगा कि उसका एरिया एग्जैक्टली कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। थोड़ा सा देखिए, मैं ये क्या बोल रहा हूँ, इस पार्ट को मैं थोड़ा सा लेंथ को आगे दिखा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये एक डायमीटर है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। ये आप मान लीजिए कि आप अगेन इस बात का ध्यान रखिए 3D पिक्चर है, मैं 3D में नहीं दिखा पाया। मैं यहाँ से एक किसी थीटा एंगल पे इस तरीके से किसी थीटा एंगल पे डी थीटा एंगल की बात करता हूँ। क्या बात कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? ये जो छोटा सा एंगल है ना, ये एंगल है डी थीटा। तो इस डी थीटा से क्या होगा, मैं थीटा एंगल पे डी थीटा विड्थ लेता हूँ तो मैं एक रिंग की बात कर रहा होता हूँ, इस तरीके की वो रिंग होगी। समझ में आ रही बात? मैं इस रिंग की बात कर रहा हूँ कहीं ना कहीं। अब इस रिंग को आपको कंप्लीट रिंग नहीं दिख रही होगी, लेकिन ये कंप्लीट रिंग है, बाकी पार्ट पीछे की साइड में इमेजिन कर पा रहे हो। और इस रिंग का सेंटर पॉइंट यहाँ कहीं होगा और इस रिंग की कुछ रेडियस होगी। लेट्स सपोज दैट रेडियस इज स्मॉल आर। और इस रिंग की जो विड्थ है वो ये वाली विड्थ होगी। मैं अलग कलर से दिखा रहा हूँ, मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विड्थ वाला पार्ट। ये रिंग की विड्थ है। क्या आप इस रिंग की विड्थ की बात कर सकते हो एग्जैक्टली कितनी होगी? तो ये बेसिकली आर्क की लेंथ है, छोटा सा आर्क। ये देखो उस छोटे से आर्क का एंगल है डी थीटा, तो ये छोटी सी लेंथ होगी ना आर्क की लेंथ। सपोज मैं इसे डी एल लिखता हूँ। सो दिस डी एल कैन बी रिटन एज रेडियस कैपिटल आर। देखो ये वाले कैपिटल आर है ना, क्योंकि ये जो आर्क है ये आर रेडियस वाले का पार्ट है। ठीक है, तो रेडियस मल्टीप्लाई बाई एंगल डी थीटा। ये एंगल डी थीटा कुड बी रिटन एज डी एल डिवाइड बाई आर, बराबर है। ये पार्ट आराम से देखिए,
सोच सोच के देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। तो हमें विड्थ मिल गई। अब बात करिए जो हमने रिंग इमेजिन की है, क्या इस रिंग की जो सरकमफ्रेंस है वो बेसिकली एक स्ट्रिप है इस स्पीयर के ऊपर, और उस स्ट्रिप का एरिया कहीं ना कहीं जो स्पीयर है उसका एक छोटा सा सेगमेंट है। तो ये जो मैंने छोटा सा पार्ट कंसिडर किया, हाईलाइट किया, उस छोटे से पार्ट का जो एरिया होगा वो मैं छोटा सा एरिया लिखूँगा। और वो छोटा सा एरिया मैं कितना लिख सकता हूँ, तो इस पार्ट को आप देखिए तो एक रिंग बन रही है, जिस रिंग की रेडियस है r, तो उसकी जो लेंथ बनेगी वो कितनी बनेगी, लेंथ बनेगी 2πr सरकमफ्रेंस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई विड्थ dl, तो इतना सा एरिया बनेगा। आप ये सोचो मैंने हाईलाइट किया ना, उस रीजन को आप कलर करो, तो जिस रीजन में कलर हुआ है ना उस रीजन का एरिया मैं बोल रहा हूँ, जहाँ जहाँ कलर यूज़ हुआ है तो कितने एरिया पे कलर लगा है, तो वो इतना एरिया होगा जो मैंने रेड कलर में लिखा है 2πr मल्टीप्लाई बाई dl, वेयर dl कैन बी रिटर्न एज कैपिटल R मल्टीप्लाई बाई d थीटा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इस स्ट्रिप का एरिया पता चल गया। अब आप ये सोचो कि यदि मैं इस एंगल को चेंज करता हूँ तो ये जो रिंग बन रही है ना, ये रिंग ऊपर से नीचे शिफ्ट होगी। जब एंगल 0 होगा तो ये रिंग कहीं ना कहीं यहाँ होगी, और एंगल 90 आएगा तो ये रिंग यहाँ आ जाएगी, देखो। और एंगल जब आपके पास नेगेटिव में जाएगा, यानी कि क्लॉकवाइज मेजर होगा, तो रिंग नीचे आनी शुरू होगी यहाँ इधर, और रिंग बिल्कुल टॉप पे यहाँ पहुँच जाएगी जब एंगल नेगेटिव के अंदर 90 होगा। यहाँ रिंग पहुँच जाएगी जब पॉजिटिव में 90 होगा। समझ में आ रही बात? अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं कि ये एंगल इधर जाएगा, आप इधर 90 जाने के जाओगे ना तो ऑटोमेटिकली, जब इधर सपोज 45 है तो ऐसा थोड़ी इधर का पार्ट काउंट हो इधर का नहीं हो, पूरा एक साथ हो रहा है ना। तो इधर आप 0 से लगा के 90 जाओगे तो ऊपर वाला आधा हेमिस्फीयर का एरिया काउंट हो जाएगा, और इधर आप 0 से -90 जाओगे तो नीचे वाला हेमिस्फीयर काउंट हो जाएगा। तो आपकी मर्जी, आप कैसे भी अब आगे सोच सकते हो, ठीक है। अब आपको लिमिट का भी थोड़ा आइडिया देते हैं और अब इसे सॉल्व करते हैं। तो अब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो टोटल, यदि मैं बात करूँ टोटल एरिया ए, दैट कैन बी रिटर्न एज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, यानी कि छोटे छोटे पार्ट को कंटिन्यूसली ऐड कर दो और सारे डी ए को ऐड करना है। मतलब लिमिट इस तरीके से लगानी है कि हमारी जो रिंग है वो यहाँ से शुरू होगी, कहाँ से, नीचे से, बॉटम से, और यहाँ टॉप तक पहुँच जाए। इस तरीके से लिमिट यूज़ करनी है। अब देखो, आप इंटीग्रेट कर रहे हो थीटा के रेस्पेक्ट में, डी थीटा लिखा ना, आप थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, एक सेकेंड, तो हम थीटा के रेस्पेक्ट में यहाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये हमारा थीटा है, ठीक है। यदि थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो थीटा आपका चेंज होने वाला है -90 से +90 के बीच में। सही लिखा मैंने? थीटा कहाँ चेंज होने वाला है? -90 से +90। एक बात और ध्यान रखनी कि मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ थीटा के रेस्पेक्ट में, और अंदर वेरिएबल तो स्मॉल आर है, तो कहीं ना कहीं मुझे स्मॉल आर को रिप्लेस करना होगा थीटा के टर्म्स में। तो आप सोचो स्मॉल आर थीटा में क्या रिलेशन होगा। ये वाली लेंथ स्मॉल आर है, तो आप सोच के देखो यहाँ जो नीचे लेंथ बनेगी, मैं इसे आपके लिए दूसरे कलर में लिख देता हूँ, ग्रीन कलर में, ये लेंथ की बात कर रहा हूँ। क्या ये लेंथ भी स्मॉल आर होगी? तो इस ट्राइंगल को देखो, इसमें ये वाली लेंथ स्मॉल आर और ये वाली जो लेंथ है वो आपके पास कैपिटल आर बन रही, ये वाली लेंथ, और ये एंगल थीटा। तो इस ट्राइंगल से मैं ये लिख सकता हूँ कि कॉस थीटा कितना दिखाई देगा इस ट्राइंगल से, देख के बताओ। तो आप तो ट्राइंगल से आप देख के बोल सकते हो जो कॉस थीटा आने वाला है दैट इज स्मॉल आर डिवाइड बाई कैपिटल आर। यानी कि मैं यहाँ पे जो मेरा एरिया है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। 2π तो बाहर आ जाएगा, कैपिटल आर भी चेंज नहीं होने वाला थीटा के चेंज होने पे, तो ये भी कांस्टेंट है तो बाहर है।
कांस्टेंट का मतलब हमेशा नंबर नहीं होता, कई बार जो आपको कैपिटल आर दिख रहा है वो भी कांस्टेंट है, क्योंकि वो थीटा पे चेंज नहीं हो रहा, थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा। अंदर पार्ट बचा स्मॉल आर की जगह मैं लिख सकता हूँ अगेन कैपिटल आर मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा डी थीटा। लिमिट आपके पास -90 डिग्री से +90 डिग्री। सही जा रहा है अपन। उस पार्ट को बाहर ले लो, ये क्या बनेगा 2πr², क्या आ रहा है 2πr², और अंदर अब हमारे पास बन रहा है cos थीटा डी थीटा। लिमिट -90 से +90 डिग्री। ठीक है, 2πr²। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है cos थीटा। क्या होता है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है cos थीटा। तो cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा साइन थीटा, तो इंटीग्रेशन आएगा साइन थीटा। अब लिमिट पुट कर रहे हैं, आराम से देखना भाई लिमिट वाला पार्ट, क्योंकि लिमिट पे अपन ने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की है, तो कुछ लोगों को थोड़ा अलग लग सकता है, तो आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट हम ये बोलते हैं कि वेरिएबल की जगह अपर लिमिट रखते हैं। सबसे पहले वेरिएबल क्या है थीटा, तो थीटा की जगह मैं लिखूंगा 90, तो ये आ गया साइन 90, फिर एक माइनस का साइन, फिर वेरिएबल की जगह लोअर लिमिट तो -90। ठीक है, तो ये आ गया 2πr²। अब बताओ साइन 90 की वैल्यू कितनी आती है, साइन 90 की वैल्यू थी 1, और यहाँ है साइन -90। आपको पता है कि कॉस और सेक के अलावा बाकी सब के एंगल यदि नेगेटिव हो तो एंगल माइनस बाहर आ जाता है, कॉस और सेक में अंदर माइनस हो तो वो माइनस गायब हो जाता है। रीज़न वो हमने ट्रिग्नोमेट्री में बात कर चुके हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, इस वजह से। तो यहाँ नेगेटिव आपके पास बाहर आ जाएगा, नेगेटिव बाहर आते ही क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, और अंदर भी बन जाएगा साइन 90, और साइन 90 वैल्यू अगेन 1, तो 1 + 1 दैट इज़ 4πr²। तो ये सरफेस एरिया आ गया आपके पास स्फीयर का। दोबारा देख लीजिए इसे, कोई जल्दबाजी नहीं। हमने सबसे पहले हमने कहा कि आप इमेजिन करो एक मैं रिंग ले रहा हूँ जिसकी रेडियस 0 है, उसकी रेडियस को धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, रेडियस को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूँ, प्लस उस रिंग को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, यानी एक के ऊपर एक रिंग रख रहा हूँ इंक्रीजिंग रेडियस वाली। और रेडियस कहाँ से इंक्रीज कर रहा हूँ, 0 से लगा के, यहाँ रेडियस 0 है, 0 से लगा के कैपिटल आर तक, फिर रेडियस को वापस डिक्रीज कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, और कितनी कर दी 0, तो कहीं ना कहीं एक स्फीयर बन जाएगा। और अब जितनी भी रिंग लिए उन सब का एरिया सेपरेटली कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो एक एक रिंग का एरिया कैलकुलेट कर रहा हूँ उनकी विड्थ के बेसिस पे। ठीक है, तो विड्थ के बेसिस मैंने बोल दिया कि उनकी जो सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाई विड्थ दैट इज 2πr मल्टीप्लाई विद dl। तो एक बार आपको छोटे से पार्ट का मिल गया, और सारे पार्ट है तो रिंग ही, सबके लिए फॉर्मूला ये वैलिड रहेगा, बस वेरिएबल क्या रहेगा आर। ये फॉर्मूला देखो सबके लिए वैलिड रहेगा, सिर्फ आर वेरी करने वाला है। इस वजह से मैंने कहा कि इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेट करके अपन ने आंसर निकाल लिया। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं, क्या सर यही एक अकेला तरीका है, हम कुछ और तरीके से इस प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर सकते क्या? तो आंसर है यस, हम किसी और तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो अब हम कोई और तरीका देख ही लेते भाई, जब इतना बात कर ही रहे तो। ठीक है, तो देखो इसी पार्ट को हम दोबारा करते हैं। अच्छा, एक तो यहाँ सीधा सीधा जो मैं नहीं बताने वाला हूँ वो है कि कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि सर एक काम करो, आप एंगल जो है ना यहाँ 0 से लगा के 90 तक को इंटीग्रेट करो ना, तो आधा हेमिस्फीयर आएगा, और जितना आधा हेमिस्फीयर का है नीचे वाला आधा भी उतना ही है। बिल्कुल मैं आपसे कंप्लीटली एग्री हूँ। तो जब आपने लिमिट 0 से 90 लगाई है तो आंसर को डबल कर देना, क्योंकि आप आधा हेमिस्फीयर काउंट कर रहे हो, बिल्कुल चलेगा। दूसरी एक और चीज़ है, ये थीटा लेने पे कुछ लोग सर्कल इधर भी मान सकते हैं, मैं वो बात पे भी आता हूँ। वो वाली बात मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि यदि किसी ने ये बोला है कि सर देखिए आपको एक मस्त मैजिक दिखाते हैं, आपने ऐसे ही बोला है, हम भी यही बात करेंगे। देखिए ये आप थीटा एंगल पे जा रहे थे, हम भी थीटा एंगल पे जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप बोल रहे थे डी विड्थ लेंगे, हम भी उतनी ले रहे हैं, लेकिन आपने कहीं ना कहीं ऐसे काउंट किया कि सर ये वो रिंग बनेगी, और मुझे ये रिंग पसंद नहीं, मैं ऐसे रिंग ले लूँ तो चलेगा क्या?
बिल्कुल चलेगा, आंसर सेम आएगा। अब इसका जब आप एरिया लिखोगे तो इसकी ये वाली रेडियस होगी आर, स्मॉल आर, तो इसका भी डी ए ऐसे लिखोगे आप 2 पाई स्मॉल आर डी एल। डी एल की वैल्यू भी सेम रहेगी, बस स्मॉल आर वाला फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब आप लिखोगे साइन थीटा कितना आएगा, दैट इज स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। बाकी पूरा प्रोसीजर वैसे ही रहेगा। उम्मीद करते हैं कि, और लेकिन यहाँ लिमिट चेंज होगी। देखो बेटा, यहाँ लिमिट जब आप तुम 0 रखोगे तुम्हारा रिंग यहाँ आएगी, 90 पे तुम्हारी रिंग यहाँ आएगी, और 180 पे रिंग यहाँ आएगी। तो यहाँ पे जब लिमिट लिखोगे ए की, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, तो वो लिमिट आएगी 0 डिग्री से 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ 0 से लगा के 90 पे यहाँ इधर। यहाँ सारा एंगल देखना क्लॉकवाइज ही सॉरी एंटी क्लॉकवाइज ही मेजर हुआ है, 0 से 90 सॉरी 180। वहाँ पे एंगल कहाँ मेजर हुआ था, क्लॉकवाइज के अंदर 90 और एंटी क्लॉकवाइज में भी 90। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज वाला पॉजिटिव, क्लॉकवाइज वाला नेगेटिव, तो ये डिफरेंस रहेगा, लेकिन आंसर बिल्कुल होएगा। हाँ, तो अब हम बात करेंगे हमारे बहुत ही प्यारे से टॉपिक, वो है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम हमें ऑलरेडी पता है, बस यहाँ हम निकालेंगे स्फीयर का वॉल्यूम इंटीग्रेशन के हेल्प से, जो हमने अभी गर्मा गर्म पढ़ा है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, एक स्फीयर लिया जिसकी रेडियस ये आर है, और अब मैं इसके अंदर एक छोटा सा स्फीयर ले रहा हूँ जिसकी इनर रेडियस आर, एक होलो स्फीयर ले रहा हूँ जिसकी इनर रेडियस आर, आउटर रेडियस आर प्लस डी आर। तो इनर और आउटर रेडियस के बीच में एक रीजन आएगा जो मैंने येलो कलर से दिखाया है। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि इतने से रीजन का वॉल्यूम कितना है। तो छोटे से रीजन का वॉल्यूम एक बहुत ही छोटा सा डी एलिमेंटल वॉल्यूम, और ये एलिमेंटल वॉल्यूम क्या लिख सकता हूँ, सरफेस एरिया 4πr² मल्टीप्लाई बाई विड्थ। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाई विड्थ कैसे आ गया, तो आप ये सोचो कि जब हम बात कर रहे थे सिलेंडर की, किसकी बात कर रहे थे, सिलेंडर की, तो सिलेंडर का आप वॉल्यूम कितना लिखते हो, सिलेंडर का आप वॉल्यूम लिखते हो πr²h, क्योंकि यहाँ जो आपके पास सर्कुलर रीजन है उसका एरिया होता है πr², और ये सर्कुलर रीजन ऊपर से लगा के नीचे तक एक जैसा है, तो एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट कर दी, जहाँ पे एक जैसा वॉल्यूम है तो एक जैसा एरिया है तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम आ जाता है। यदि यहाँ आ जाता है तो फिर हमारे इसमें भी आ जाना चाहिए, क्योंकि रेडियस आर और आर प्लस डी आर ऑलमोस्ट इक्वल है, क्योंकि डी आर बेसिकली एलिमेंटल चेंज है आर के अंदर, तो डी आर इज बेसिकली वेरी वेरी लेस देन आर। डी आर बहुत छोटा है, इस वजह से मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ये तो छोटे से येलो रीजन का आया। यदि ऐसे मैं देखता हूँ कि स्फीयर की रेडियस, ये जो होलो स्फीयर है ना, इसकी रेडियस 0 से कैपिटल आर तक वेरी करूँ तो इसे बहुत सारे येलो रीजन मिलेंगे, और वो कंटिन्यूसली छोटे रीजन से बड़े रीजन, छोटी रेडियस से बड़ी रेडियस में कन्वर्ट हो रहे हैं, जिससे टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ डी वी, इंटीग्रेशन यानी एडिशन, तो ऐसे छोटे छोटे रीजन को अपन ऐड करेंगे। 4π तो हमारा बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा r²। अब बात करते हैं लिमिट की। यदि लिमिट की बोलेंगे तो हम बोल सकते हैं कि यदि मैं 0 से कैपिटल आर वेरी कर रहा हूँ स्मॉल आर की वैल्यू, तो उन सारे होलो स्फीयर को मिलाएंगे तो एक सॉलिड स्फीयर बन जाएगा, बराबर है। अब बात करते हैं r² का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो r² का इंटीग्रेशन होता है r³ डिवाइड बाई 3। अब हम बात करते हैं लिमिट पुट करने की। लिमिट पुट करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 4/3 πr³ बराबर है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला जो हमने डेराइव किया है, जो आपको पहले से पता ही था, इंटीग्रेशन जो हमने डेराइव किया है, वो आपको अच्छा लगा है। ठीक है, ओके। स्फीयर के वॉल्यूम की बात करते हैं, अभी हम कर चुके हैं, एक और तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, पिछली बार मैंने क्या किया, मैंने कहा कि बहुत सारे जो हमारे स्फीयर है जिनकी रेडियस 0 से लगा के कैपिटल आर तक वेरी हो रही है, ऐसे बहुत सारे होलो स्फीयर, उनको मैं उनके वॉल्यूम को कंटिन्यूसली ऐड कर रहा था, जिससे टोटल स्फीयर का वॉल्यूम मिल गया था। क्योंकि बहुत सारे स्फीयर को मैं इंक्रीजिंग रेडियस के ऑर्डर में रखता हूँ
एक के ऊपर एक कोसेंट्रिक, तो कहीं ना कहीं एक स्फीयर बन जाता है, सॉलिड स्फीयर, अंदर वाला पार्ट आ जाता है। ठीक है, अब मैं दोबारा सोच रहा हूँ कि यार जब ऐसा ही है तो क्यों नहीं मैं एक डिस्क की हेल्प लूँ। एक डिस्क लेता हूँ जिसकी रेडियस बहुत छोटी, 0 रेडियस वाले डिस्क से लगा के मैं कंटिन्यूसली एक के ऊपर एक दूसरी डिस्क रख रहा हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यानी कि यहाँ पे बात करूँ तो 0 ऑर्डर वाली डिस्क की बात हो रही है, और यहाँ आते आते वो डिस्क की रेडियस हो जाएगी कैपिटल आर, और वापस इधर टॉप पे आते आते क्या हो जाएगी 0। तो फिर से मेरे पास कहीं ना कहीं स्पेयर बन जाएगा, और एक एक करके सारी डिस्क की वॉल्यूम को मैं ऐड कर दूँ तो टोटल वॉल्यूम भी आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने सेंटर से वाई डिस्टेंस पे डी वाई विड्थ की एक डिस्क मानी है। ठीक है, अब देखते हैं कि छोटी सी विड्थ डिस्क है, इसका वॉल्यूम क्या लिखूँगा। तो डिस्क का वॉल्यूम मैं लिख सकता हूँ वही, डिस्क का एरिया तो होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, ये होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन रेडियस कितनी है यहाँ पे, वो रेडियस ये स्मॉल आर है, तो मैं लिखूँगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई इसकी विड्थ दैट इज डी वाई। समझ में आ रही बात। अच्छा, आप ये देखो कि डिस्क एक तरीके से सिलेंडर ही तो होता है, यदि मैं डिस्क की बात करूँ तो सिलेंडर जैसे ही होता है, बस हाइट वहाँ पे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये मैंने फॉर्म लिख दिया। टोटल यदि वॉल्यूम की बात करूँ तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सारे एलिमेंटल वॉल्यूम को ऐड करूँगा तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, और एलिमेंटल वॉल्यूम की बात करूँगा तो मैं ये पाई तो कांस्टेंट है तो ऐसा लिख सकता हूँ, और ये इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो वाई कहाँ से कहाँ वेरी करना चाहिए, वो माइनस आर से लगा के प्लस आर तक, क्यों मैं मेजरमेंट सेंटर से ले रहा हूँ, तो सेंटर से ऊपर वाले डिस्टेंस को पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं नीचे वाला डिस्टेंस नेगेटिव आना चाहिए। अब इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो स्मॉल आर को वाई के रिस्पेक्ट में लिखना चाहिए, तो स्मॉल आर को वाई के रिस्पेक्ट में लिखूँगा तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्या बन जाएगा, देखिए स्मॉल आर का स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ, ये वाले आपके पास रेडियस कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर है, तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम पाइथागोरस लिख कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर। अब मुझे इंटीग्रेट करना है तो इसको मैं दो पार्ट में कर सकता हूँ। फ्रॉम द रूल नंबर 1 इस पूरे को ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है, पूरे को मैं दो सेपरेट पार्ट में लिख रहा हूँ, दैट इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी वाई, लिमिट वही रहेगी माइनस आर से प्लस आर, फिर ये वाला माइनस का साइन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई, लिमिट माइनस आर से प्लस का आर। ठीक है, तो अब दो पार्ट को इंटीग्रेट करना, दोनों को अपन सेपरेटली कर लेते हुए। ठीक है, इस पार्ट के इंटीग्रेशन की बात करेंगे अपन, दोनों को सेपरेट इंटीग्रेट कर रहे हैं। इस पार्ट के इंटीग्रेशन की जब मैं बात करूँगा तो मैं लिखूँगा आर स्क्वायर, तो बाहर आ जाएगा, नंबर है ना, कांस्टेंट है ये, ठीक है, अंदर क्या बचेगा डी वाई। अब डी वाई का इंटीग्रेशन मेरे पास रहता वाई, तो ये आर स्क्वायर वाई, लिमिट माइनस आर से प्लस आर, लिमिट पुट करो भाई, लिमिट पुट करो, अपर लिमिट पुट करेंगे तो वाई की जगह मैं लिखूँगा आर, फिर माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट की जगह लिखूँ वाई की जगह लिखूँगा माइनस आर, तो माइनस माइनस प्लस आर, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2 टाइम्स आर क्यूब। तो एक पार्ट का इंटीग्रेशन आ गया। अब दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। दूसरे पार्ट में आप इसके जब इंटीग्रेशन की बात करोगे तो आप ऐसा बोलोगे कि वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है वाई क्यूब डिवाइड बाई 3, एक्स की पावर n वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, लिमिट माइनस आर से प्लस आर, ये 1/3 आप चाहो तो बाहर ले लो, ये बनेगा आर क्यूब माइनस माइनस आर क्यूब, ये बनेगा, ये ऐसे मतलब आर की पावर माइनस आर की पावर 3 ऐसे बनेगा, ठीक है, 1/3 आर क्यूब
माइनस आर का क्यूब कितना होगा, माइनस आर क्यूब, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का आर क्यूब, तो ये बन जाएगा 1/3 2 टाइम्स 1/3 आर क्यूब, 2/3 आर क्यूब, तो 2r क्यूब माइनस 2/3 आर क्यूब। अब इन दोनों का क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। यहाँ देखो इस साइन की वजह से बात कर रहा हूँ मैं, इधर वाले की वजह से बात कर रहा हूँ, तो मेरा आंसर वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा पाई, अंदर वाला पार्ट रहेगा 2r क्यूब माइनस 2/3 आर क्यूब। आप चाहो तो 2r क्यूब बाहर ले सकते हो, फिर अंदर वाला पार्ट बचेगा 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3 क्या बन जाएगा, 2/3, तो ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम आ गया 4/3 पाई आर क्यूब। ये वो फॉर्मूला था। इस बार हमने थोड़ा अलग तरीके से कैलकुलेट किया है। इस बार हमने हेल्प किसके लिए, डिस्क की। पिछली बार किसकी हेल्प ली थी, इस होलो स्फीयर की। तो इस बार मैंने डिस्क की हेल्प से दोबारा इसका वॉल्यूम कैलकुलेट किया है। देखिए पहले मैंने डिस्क का वॉल्यूम लिखा है और फिर यहाँ पे इंटीग्रेट वाई के रिस्पेक्ट में कर रहा था, तो मुझे कहीं ना कहीं आर को रिप्लेस करना था, वाई से रिप्लेस किया। और रूल नंबर 1 से मैं अलग अलग पार्ट को इसको इंटीग्रेट किया है, 2 अलग अलग पार्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। दोनों पार्ट का सेपरेट इंटीग्रेशन किया है, फिर दोनों की वैल्यू पुट की, तो ये फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं। अब हम एक बहुत ही प्यारा टॉपिक डिस्कस करते हैं, ठीक है। और ये आपको कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए लगेगा क्योंकि इससे पहले जो एग्जांपल किए थे ना, वो हमें आंसर पहले से ही पता था। अब हम कौन के सरफेस एरिया की बात करते हैं, जो काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। और अब ये और भी ज़्यादा आपको इंटरेस्ट क्रिएट करे, क्योंकि अब तक आपको लग रहा था भी इंटीग्रेशन से वही चीज़ें मिल रही है जो हमें पता है। अब हम कुछ ऐसे डिस्कवर कर रहे हैं जो आपको नहीं पता था, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये हमारा एक कोन दिखाया हुआ है। कोन का मतलब पता है ना, जिसमें अपन आइसक्रीम वाला एक कोन आता है, या जिसमें मूंगफली वाला देते हैं ना, पेपर को फोल्ड करके, मैं उस ऐप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं एरिया कैसे नहीं, सरफेस एरिया मतलब समझ रहे हो, जो मूंगफली वाला देता है। सपोज आपको कोई मूंगफली दे रहा है, तो उसका जो पेपर है ना, उस पेपर का एरिया कितना, मैं वो बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब अपन कैलकुलेट करते हैं। उसको थोड़ा सा इमेजिन करो, वो कैन मतलब कैसे बना होगा। मैं ऐसा नहीं बोल सकता, बहुत सारी रिंग ले लेता हूँ जिनकी रेडियस इंक्रीज़ हो रही है, 0 रेडियस से कैपिटल R रेडियस वाली, और एक के बाद एक को रखता रहूँ, एक के ऊपर एक, तो कहीं ना कहीं मुझे वो पूरा कोन दिख जाएगा। यही सोच के साथ मैं इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ से मैंने लेंथ का लॉन जा रहा हूँ, ठीक है। सरफेस का लॉन मैं कोई लेंथ ले रहा हूँ, सपोज इट इज़ स्मॉल l, और इस स्मॉल l लेंथ पे dl लेंथ की बात करूँगा तो एक ऐसी रिंग मिलेगी। समझ आ रही बात, मैं इस रिंग की बात कर रहा हूँ। अब 3D में इमेजिन कर पा रहे हो ना। अब देख रहे हैं इस रिंग का एरिया कितना होगा, तो छोटी सी रिंग का बहुत ही छोटा सा प्यारा सा एरिया DA, और रिंग का मैं एरिया लिख सकता हूँ। इस रिंग को जब बाहर ला के कट करके सीधा करोगे तो एक स्ट्रिप बनेगी जिसकी लेंथ होगी 2 पाई स्मॉल r, वेयर स्मॉल r इस रिंग की रेडियस होगी, मल्टीप्लाई विथ DL। स्मॉल r ये लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं, ये लेंथ होगी यहाँ पे, ठीक है। मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, जो रेड कलर से दिखा रहा हूँ ना, ये वो लेंथ होगी स्मॉल r। सुन आ रही बात। अब आगे चलते हैं। ऐसे बहुत सारी रिंग होगी, जैसे जैसे आप L की वैल्यू को वेरी कराओगे वैसे वैसे डिफरेंट डिफरेंट रिंग आ जाएगी, और सारी रिंग के एरिया को काउंट करेंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। तो टोटल एरिया A दैट कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ DA, इंटीग्रेशन यानी कंटिन्यूस एडिशन। तो 2 पाई जो नंबर है बाहर आ जाएगा, अंदर हमारे पास है RDL। अच्छा, अब इंटीग्रेट करना है L के रेस्पेक्ट में, और वेरिएबल है स्मॉल r, तो कहीं ना कहीं मुझे स्मॉल r और स्मॉल l में रिलेशन चाहिए। तो यहाँ पे 2 सिमिलर ट्राइंगल दिख रहे होंगे। एक ट्राइंगल ये वाला देखो जो येलो कलर में, ये आर है, तो इधर भी आर ही दिखा सकता हूँ। तो इस ट्राइंगल में और एक छोटा वाला जो ट्राइंगल बन रहा है जिसकी रेडियस स्मॉल r, और ये वाली जो हाइपोटेनस वो स्मॉल l, और एक बड़ा वाला ट्राइंगल जिसकी रेडियस ये आगे वाला कैपिटल R और हाइपोटेनस कैपिटल L।
सिमिलर ट्राइंगल में साइड का रेशियो इक्वल होता है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि हमारे पास स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू, ये वाला मैंने बेस लिया, अब इधर हाइपोटेन्यूस की बात कर लेता हूँ, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। साइड का रेशियो इक्वल होगा, यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू पुट करता हूँ, 2 पाई स्मॉल आर कैन बी रिटन एज स्मॉल एल कैपिटल आर अपॉन कैपिटल एल मल्टीप्लाई विद डी एल। अब बढ़िया है, अब हमारे पास एक तो ये कैपिटल आर और कैपिटल एल कॉन्स्टेंट है, इसलिए बाहर जाएगा, अंदर सिर्फ स्मॉल एल बनेगा। स्मॉल एल का एल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन पता है, लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0 से लगा के कैपिटल एल तक जाना चाहिए। एल का इंटीग्रेशन आएगा एल स्क्वायर बाई 2, तो ये बन रहा है 2 पाई आर अपॉन एल, और ये बनेगा एल स्क्वायर बाई 2। और अब अपन पुट करने वाले लिमिट, जैसे लिमिट पुट करेंगे ये एक तो 2 बाहर आके 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा एरिया ए। एरिया ए कितना आ रहेगा, पाई आर एल, ये एल स्क्वायर से एक एल कट जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको काफ़ी लोगों को पहले नहीं पता था, अब पता लग गया, तो कुछ नया सीखने को मिला है, उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो। ठीक है, अब कॉन के वॉल्यूम की बात करनी है। ठीक है, एरिया की बात तो कर चुके हैं, तो वॉल्यूम वाला पार्ट देखते हैं कैसे करते हैं। एरिया मैंने बोला था कि कॉन के अंदर बेसिकली बहुत सारी रिंग को ऐड करूँगा तो एक होलो कॉन बन जाएगा, और जब वॉल्यूम की बात करूँ मैं बहुत सारी डिस्क के एडिशन की बात करूँगा। ठीक है, और डिस्क के एडिशन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखिए यहाँ से आराम से मैं इधर से ऐसे वाई डिस्टेंस पे डी वाई विड्थ की बात कर रहा हूँ, वाई डिस्टेंस पे डी वाई विड्थ पे बात कर रहा हूँ। जैसे वाई डिस्टेंस पे डी वाई विड्थ की बात कर रहा हूँ, मैं छोटे से इस रीजन की बात कर रहा हूँ। समझ आ रही बात आपको? तो छोटे से रीजन का जो एलिमेंटल वॉल्यूम होगा, ये एक छोटी सी डिस्क है, और डिस्क का वॉल्यूम होता है आपके पास एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट, तो ये हाइट इसकी डी वाई। ठीक है, तो ये आपके पास डिस्क का वही फॉर्मूला जो हमारे पास सिलेंडर का होता है, बराबर है। यहाँ स्मॉल आर इस ये छोटी सी डिस्क है, इसकी रेडियस होगी। ठीक है, यहाँ पे ये रेडियस होगी स्मॉल आर, इस तरीके से आएगी स्मॉल आर, मैं रेड कलर में दिखा देता हूँ, ये लेंथ होगी स्मॉल आर, बराबर है। इसी तरीके से हमने सरफेस में भी दिखाया था। तो आगे अब बढ़ते हैं, यदि मैं टोटल की बात करूँगा वॉल्यूम की, तो आप बोलोगे कि बहुत सारे डीवी जो है एलिमेंटल वाले उनको ऐड कर दो तो टोटल आ जाएगा। पाई तो बाहर जाएगा, अंदर आएगा स्मॉल आर स्क्वायर डी वाई। फिर से वही बात करूँगा कि आपको इंटीग्रेट वाई के रिस्पेक्ट में करना, तो कहीं ना कहीं स्मॉल आर को हटाना पड़ेगा। दो सिमिलर ट्राइंगल बन रहे हैं, और दोनों सिमिलर ट्राइंगल के रेशियो से आप क्या बोल सकते हो, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू वाई अपॉन एच। तो जो स्मॉल आर है उसको आप लिख सकते हो कैपिटल आर का स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर, जिसको मैंने बाहर ले लिया इंटीग्रेशन से, अंदर बचा मेरे पास वाई स्क्वायर, ही बचा है। अब लिमिट की बात करेंगे, लिमिट आएगी 0 से h, और y का जो इंटीग्रेशन है वाई स्क्वायर का, वो बन जाएगा वाई क्यूब बाई 3। समझ आ रही है बात? ठीक है, x की पावर n वाला फॉर्म लगाया, तो ये वाई क्यूब डिवाइड बाई 3। अब पुट कर देंगे लिमिट 0 से h, 1/3 बाहर आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, एच क्यूब है नीचे एच स्क्वायर है, तो ये बनेगा h। ये बन गया वॉल्यूम। यहाँ जो इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपको फोकस करवाना चाह रहा हूँ, यहाँ मैंने लेंथ इधर ली है y, पिछली बार मैंने लेंथ सरफेस के अलॉन ली थी। यहाँ किसी ने यदि लेंथ ऐसे ली होती l और फिर ट्राई किया होता तो उसका आंसर गलत आता, और वहाँ पे किसी ने y की तरह ऐसे ली होती फिर क्या होता तो उसका भी गलत आता। अब इन दोनों चीज़ों को थोड़ा फोकस करके देख लो, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ।
मैं ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ जो डिस्क बन रही है ना वो ऐसे बन रही है, इस तरीके से। तो इस डिस्क की विड्थ ऑलमोस्ट इक्वल है कॉर्नर को छोड़ दिया जाए तो डिस्क की विड्थ ये काउंट होनी चाहिए, इसलिए मैंने वाई लिया। यदि किसी ने डी एल लिया होता यानी सरफेस का लॉन, तो वो विड्थ ये काउंट करता, जो कि डी वाई से बड़ी होगी और वो एक्चुअल नहीं है। इसलिए यहाँ पे आपको लेंथ हमेशा ऐसे ही लेना है जैसे मैंने वाई लिया है। और जब होलो होगा तो आपको आप पास अंदर वाला पार्ट तो है नहीं, तो सरफेस वाले तो फिर आप पास साइड वाले काउंट होने चाहिए, इसलिए वहाँ पे मैंने वैसे लिया है। इन चीज़ों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, यहाँ भी रखना है, सिलेंडर ये जो स्पीयर वगैरह होते हैं वहाँ भी देखना होता है। ठीक है, उम्मीद है कि मैंने यहाँ जो लास्ट में पॉइंट बताया वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठा हो। ओके, अच्छा, एक अब बहुत ही प्यारे एग्जाम्पल की बात करते हैं। इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से देख लेना भाई, ठीक है। काफ़ी चीज़ें यहाँ नई चीज़ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी जो आपने 10th क्लास में नहीं पढ़ी हो। यहाँ पूछा ये है कि हमें चाहिए कि सरफेस मास डेंसिटी ऑफ ए डिस्क वेरी रेडियली अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वेयर स्मॉल r is in radial distance and c is in positive constant and we are supposed to find out the mass of disk having radius capital R। अच्छा, पहली चीज़ यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी वो है सरफेस मास डेंसिटी। क्या गिवन है? सरफेस मास डेंसिटी। आप बचपन से ये पढ़ते हैं ना कि जो डेंसिटी की जब हम बात करते हैं तो डेंसिटी होता है बेसिकली मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ये वो डेंसिटी है जैसे हम बोलते हैं वॉल्यूम मास डेंसिटी। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम मास डेंसिटी। ज़रूरी नहीं है कि वो डेंसिटी हमेशा इसी फॉर्मेट में दी हो, कई बार डेंसिटी किसी और फॉर्मेट में भी जीवन होगी। जैसे यदि वो ये बात करेगा मास डिवाइड बाई एरिया की, तो ये भी एक डेंसिटी ही है, लेकिन इसे बोलते हैं सरफेस मास डेंसिटी। क्या बोलते हैं? सरफेस मास डेंसिटी, पर यूनिट एरिया बात करते हैं। तो ये हमारे पास सरफेस आ जाएगा। कई बार लेंथ के अलोन डेंसिटी चेंज होती है तो उसे मास अपॉन लेंथ से, तो उसे हो जाएगी लीनियर मास डेंसिटी। तो अलग अलग टाइप की डेंसिटीज़ की बात करेंगे, ठीक है। तो हमेशा इन चीज़ों का भी आगे आपको ध्यान रखना पड़ेगा फिजिक्स में। अब बात करते हैं कि ये जो सरफेस मास डेंसिटी दी इसका क्या मतलब है और आगे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम प्रॉब्लम पे आते हैं। मैं एक छोटी सी रिंग लेता हूँ, ठीक है, और इस रिंग की जो रेडियस है वो मैंने स्मॉल r लिए, सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे मैं एक r रेडियस की रिंग की बात कर रहा हूँ। और एक काम करते हैं, इस रिंग की कुछ विड्थ ले लेते हैं, ठीक है। इस रिंग की विड्थ ले ली मैंने dr। कितनी विड्थ ले ली? dr। dr r के अंदर चेंजेज है, तो हमें पता है कि भाई जब r में ज़्यादा चेंजेस नहीं करोगे तो ये जो रीजन आएगा इस पूरे रीजन के सेंटर से डिस्टेंस ऑलमोस्ट एक जैसी है और सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है, तो यहाँ पे डेंसिटी एक जैसी है। डेंसिटी एक जैसी है तो मैं इतने से रीजन का मास बता सकता हूँ। इतने से रीजन में मुझे मास निकालने का या जो फॉर्मूला अप्लाई करने की आज़ादी है। जो मैं बात करूँगा ना कि मास dm, छोटे से रीजन का छोटा सा मास dm। मास का फॉर्मूला क्या होगा? वो होगा डेंसिटी मल्टीप्लाई कौन सी टाइप की डेंसिटी? डेंसिटी है आपके पास सरफेस, तो डेंसिटी मल्टीप्लाई एरिया। अब इस छोटे से रीजन का एरिया कितना है वो बात करते हैं। ये जो छोटा सा रिंग वाला एलिमेंटल एरिया ना जो हाईलाइट हुआ है येलो कलर में, उसका एरिया कितना होगा? वो होगा 2πr dr। कैसा है? इसे बाहर लेके कट करके लंबा कर दो, आपको समझ में आ जाएगा। यदि मैं पूरे का एक साथ एरिया ले लेता तो वो डिस्क का तो वो आता है πr², लेकिन वो मल्टीप्लाई बाई ये डेंसिटी करने पे मास नहीं आएगा क्योंकि डेंसिटी वेरिएबल है, एक जैसी नहीं है। इतने से रीजन में लेने का क्या फ़ायदा है कि यहाँ r की वैल्यू ऑलमोस्ट एक जैसी है तो यहाँ डेंसिटी एक जैसी है, इसलिए मुझे ये फार्मूला यूज़ करने की आज़ादी है। अदरवाइज डेंसिटी वेरिएबल होने पे ये फार्मूला यूज़ करने की आज़ादी नहीं है। तो मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ सिग्मा की, दैट इज़ c। तो c मल्टीप्लाई विद 2πr² मल्टीप्लाई बाई r, तो ये बन गया r³ dr। ये एलिमेंटल मास है।
यदि मुझे टोटल मास चाहिए तो मैं इस पूरे पार्ट को इंटीग्रेट करूँगा तो कहीं ना कहीं टोटल मास आ जाएगा। तो c मल्टीप्लाई बाई 2 पाई और आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, दैट इज r की पावर 4 डिवाइड बाई 4 बराबर है। अब बात कर लेते हैं लिमिट की। लिमिट क्या लगानी चाहिए, लिमिट लगानी चाहिए 0 से लगा के कैपिटल आर तक। तो 0 से लगा के कैपिटल आर तक। अब लिमिट ये 4 है, ये 2 है, तो आप इसे लिख सकते हो। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पाई अपॉन 2c r की पावर 4। ये हमारे पास टोटल मास आ जाएगा इस डिस्क का। समझ में आ रही है बात? उम्मीद करते हैं यहाँ जो पार्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको आ रहा है। फिर भी इस प्रॉब्लम को एक बार के लिए आप दोबारा देखिए, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आगे फिजिक्स में कैसी दिक्कतें आने वाली है और किस तरीके से हमें हैंडल करना है, इंटीग्रेशन कैसे हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है। क्योंकि यहाँ पे कभी चिल्ला चिल्ला के नहीं बोला जाता है कि जाओ बेटा इंटीग्रेट करो। हमें सोचना पड़ता है कि हाँ हमें इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी चाहिए जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पता लग गया कि मुझे ये पता चल गया कि डेंसिटी का मतलब क्या है, इसके सरफेस डेंसिटी मतलब मास अपॉन एरिया है। लेकिन डेंसिटी वेरिएबल है तो मैं वेरिएबल डेंसिटी को टोटल एरिया से मल्टीप्लाई करूँगा तो मास नहीं आ सकता। ठीक है, इसलिए मैंने एक छोटा सा रीजन लिया है जहाँ पर डेंसिटी एक जैसी है और फिर उस छोटे से रीजन का मास निकाला और टोटल मास के लिए मैंने कंटिन्यूस एडिशन कर दिया। तो कंटिन्यूस एडिशन के लिए इंटीग्रेशन है ही है हमारे पास। तो उम्मीद करते हैं इस प्रॉब्लम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। ठीक है।